बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका इंस्ट्रक्टर जाहिद हुसैन आज का लेक्चर के साथ हाजिर है। ये लेक्चर बिजनेस लॉ पे है और ये प्रिपेयर किया गया है BB6 सेक्शंस ए और बी के लिए। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले कंटेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 15 आपका है और ये क्लास जैसा कि डिस्कस हो गया BB6 सेक्शन ए और बी स्प्रिंग मॉर्निंग 2020 के लिए। कोर्स टाइटल बिजनेस लॉ और कोर्स कोड है आपका MGT422। टॉपिक आपका है फैक्टर्स एक्ट 1934 और इसमें हम आज दो चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर आपका इसी वीडियो में डिस्कस होगा और जो सेकंड चैप्टर है वो आपका डिस्कस होगा नेक्स्ट वीडियो में। पहला चैप्टर डेफिनेशंस ऑफ इम्पोर्टेंट टर्म्स से रेलेवेंट है और सेकंड चैप्टर आपका रेलेवेंट है इंस्पेक्टिंग स्टाफ से। इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 15 के लिए आपको जो सेक्शंस तैयार करना पड़ेगी वो हैं सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 4, 10, 11 एंड 12 फैक्टर्स एक्ट 1934 की। ये जो लॉ हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, आप इसकी कॉपी जो है वो देख सकते हैं pakistancode.gov और ILO की वेबसाइट्स में। ये वेबसाइट्स यहाँ पे दी गई हैं। इन वेबसाइट्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये जो स्पेसिफिक लॉज जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इन दोनों वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्टैट्यूट्स को। आए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फैक्टर्स एक्ट 1934 ये एक्ट बेसिकली 82 सेक्शंस पे मुश्तमिल था जब ये इनैक्ट किया गया और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें कुछ चेंजेस आए और एक सेक्शन जो है इसमें रिपील हो गई। ये सेक्शन 82 से 81 सेक्शंस में कन्वर्ट हो गया। इस वक्त इस लॉ में जो सेक्शंस है वो 81 सेक्शंस हैं। इस लॉ का बेसिक पर्पस क्या है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रेगुलेटिंग लेबर इन फैक्ट्रीज। जैसा कि इसके पर्पस से प्रीएम्बल से जाहिर हो रहा है, ये लॉ बेसिकली लेबर्स के लिए है, लेबर के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए है फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रीज क्या होती हैं, फैक्ट्री किसको कह सकते हैं, ये हम डेफिनेशंस में डिस्कस करेंगे। लेबर को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको यहाँ ये पता होना चाहिए लेक्चर के आगाज के बाद और आगे प्रोसीड करने से पहले कि इसका बेसिक जो पर्पस है वो लेबर की अफेयर्स को रेगुलेट करना है फैक्ट्रीज में। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, प्रिलिमिनरी, और इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है। क्लॉज 1 जो है सेक्शन 1 की वो बताता है कि इस लॉ का जो नेम है दैट इज द फैक्टर्स एक्ट 1934 और इसका दायरा कार क्या है? इसका दायरा कार पूरा पाकिस्तान है। पूरे पाकिस्तान पे ये लॉ एप्लीकेबल है और इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1935। लॉ 1934 में बन गया था, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रॉपर मैनर में वो स्टार्ट होती है 1 जनवरी 1935 से ऑनवर्ड। सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस हैं और इन डेफिनेशंस में हम देखते हैं कि अहम डेफिनेशंस जो यहाँ पे मौजूद है। एडोलेसेंट है क्लॉज ए के मुताबिक। एडोलेसेंट मीन्स अ पर्सन who has completed his 15th but has not completed his 17th year। यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ दोबारा कि ये एक पर्सन है एडोलेसेंट, नॉट एनी फर्म, कंपनी और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट। ये एक नेचुरल पर्सन है जिसकी एज 15 इयर्स कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसकी एज अभी 17th ईयर नहीं हुई। यानी जो 15 इयर्स और उससे अबव हैं हम उन्हें एडोलेसेंट कह सकते हैं, बशर्त ये कि उनकी एज 17 अभी नहीं हुई बल्कि 17 से कम है। एडल्ट पर्सन एक पर्सन है और ये ऐसा शख्स है जिसकी एज 17 इयर्स कंप्लीट हो चुकी है, यानी इसकी एज एडोलेसेंट से ज्यादा होगी। अब क्लॉज सी जो है ये चाइल्ड से रेलेवेंट है। क्लॉज सी में आप देख रहे हैं कि ये एक पर्सन है और उसकी एज जो है अभी 15 इयर्स कंप्लीट नहीं हुई,
यानी एडोलेसेंट की एज 15 ईयर चाइल्ड की एज अभी 15 ईयर कंप्लीट नहीं हुई। अगर हम तरतीब के लिहाज से देखें तो पहले हमें चाइल्ड को डिस्कस करना चाहिए कि जिसकी एज 15 ईयर्स नहीं हुई हम उसे चाइल्ड कहेंगे, लेकिन जिसकी एज 15 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है लेकिन अभी 17 ईयर्स नहीं हुई उसे हम एडोलेसेंट कहेंगे। और तीसरे नंबर पे हमें डिस्कस करना चाहिए एडल्ट। एडल्ट वो शख्स है जिसकी एज 17 ईयर कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही उसकी एज 17 कंप्लीट हो जाएगी ऐसे शख्स को हम एडल्ट कहेंगे इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 2 क्लॉज बी फैक्टर्स एक्ट 1934। तो ये स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्लॉज डी के मुताबिक है डे की। डे जनरली तो हमें पता है कि डे क्या होता है, यहाँ पे उसको डिफाइन किया गया है इन अकॉर्डेंस विद लॉ कि अकॉर्डिंग टू लॉ डे जो है वो किसे हम कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ डे से मुराद है एक ऐसा पीरियड जो मुश्तमिल होगा 24 आवर्स पे, और इसको हम देखते हैं इसका जो बिगिनिंग है वो होती है मिडनाइट से ऑनवर्ड। यानी आप कह सकते हैं कि रात को 12 बजे के बाद से लेके ऑनवर्ड 24 आवर्स का जो टाइम पीरियड है दैट वुड बी कॉल्ड अ डे। ये डिफाइन किया गया है फैक्टर्स एक्ट 1934 में डे को। नेक्स्ट आप देखें वीकली को डिफाइन किया गया है। वीकली एक ऐसा पीरियड है जो 7 डेज पर मुश्तमिल है। अब हमें डे को रिपीट नहीं करना पड़ेगा, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये 7 डेज पर मुश्तमिल होगा और उसी तरह मिडनाइट से स्टार्ट होगा, और ये मिडनाइट से स्टार्ट होगा सैटरडे नाइट से ऑनवर्ड। सैटरडे नाइट से ऑनवर्ड 7 डेज पर मुश्तमिल जो होगा दैट वुड बी वीकली। अब यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पावर। पावर जो है इसकी मीनिंग यहाँ पे है इलेक्ट्रिक एनर्जी और एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हो सकती है, यहाँ पे आपको याद रखना होगा, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हो सकती है या एनर्जी की कोई और फॉर्म हो सकती है विच इज मैकेनिकली ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसमिट होती है मैकेनिकल मोड में, मैकेनिकल मैनर में। ये ठीक है, उसे हम कहेंगे पावर। अब यहाँ पे कुछ बताया गया है कि किसको हम पावर नहीं कह सकते। हम पावर जिसको नहीं कह सकते वो ऐसी चीज है जो कि जनरेट होती है ह्यूमन बीइंग से, हम उसे पावर नहीं कह सकते, या एनिमल एजेंसी से, हम उसे पावर नहीं कह सकते। इसी तरह ये जो आप डिफरेंट पिक्चर्स देख रहे हैं, इनमें ये जो पिक्चर है जिस पे एक शख्स जो है ये बैल के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, इसको हम पावर के डेफिनेशन में नहीं फॉल कर सकते। इसलिए यहाँ पे आप देखते हैं कि मैंने नोट पे लिखा है जो इंडिकेट करता है कि ये पावर की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती। अलबत्ता इसके मुकाबले में जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं ये पावर को डिफाइन बताती है, डिस्क्राइब करती है, इसके जरिए हम पावर हासिल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो पावर्स को डिस्कस करने के बाद हम अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। पावर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैं लॉ से हट के सादा लफ्ज़ों में आपको बता दूं, क्योंकि जब हम फैक्ट्री का जिक्र करते हैं, किसी मिल का जिक्र करते हैं, किसी कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करते हैं, आपको पता है कि वहाँ पे बिजली का इस्तेमाल होता है, और बिजली के इस्तेमाल के बगैर मौजूदा दौर में किसी मिल या फैक्ट्री को रन करना एक मुश्किल काम है। तो इसलिए यहाँ पे पावर को डिस्कस किया गया है। और ये चूंकि हम लॉ पढ़े 1934 का, तो 1934 में कितने अच्छे तरीके से पावर को डिस्कस किया गया था और क्लियर किया गया था। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सेक्शन 2 की क्लॉज जी जो है ये बताती है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कुछ वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है ताकि आप समझ सकें कि ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। मसलन कोई चीज मेक करना, तैयार करना या उसमें अल्ट्रेशन करना, ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो सकता है। रिपेयरिंग करना, ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो सकता है। ऑर्नामेंटिंग या फिनिशिंग या पैकिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो सकता है अगर ये सारे काम किए जाएं इन मकासद के लिए, इनको यूज करने के लिए,
इनको सेल करने के लिए, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, या इनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए किसी भी सूरत में, दैट वुड बी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और ये हो सकता है पंपिंग ऑयल भी की शक्ल में भी हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वाटर या सीवेज की शक्ल में भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके अलावा इनका जो मोड है वो क्या है? फॉर जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसमिटिंग पावर। पावर हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारा काम जो है ये पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हो, चाहे पंपिंग ऑयल के थ्रू हो या वाटर या सीवेज के थ्रू, तो इसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये स्टूडेंट्स आप डायग्राम ये देख सकते हैं, यहाँ पे तस्वीरें, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रेलेवेंट है तमाम जो यहाँ पे आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये ऑर्नामेंटिंग है, ऑर्नामेंटिंग के जिसमें सिलाई कढ़ाई और मीनाकारी जिसको कहते हैं, ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फॉल करती है बेसिकली। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं, इसमें डेफिनेशन आ जाती है एक वर्कर की। वर्कर की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि सारा जो दारोमदार है किसी फैक्ट्री का, वो उसकी बेसिकली लेबर पे होता है। तो लेबर को डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और इनको डिफ्रेंशिएट करना दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्कर कौन होता है? वर्कर मीन्स अ पर्सन, एक पर्सन, पर्सन मीन्स अ नेचुरल पर्सन, जिसको एम्प्लॉय किया जाएगा, ठीक है, या एम्प्लॉय किया गया है। जिसको एम्प्लॉय किया गया है वो पर्सन इससे मुराद है, चाहे उसकी एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली हुई हो या थ्रू एन एजेंसी हुई हो, लेकिन उसकी एम्प्लॉयमेंट हो वो वर्कर होगा। जो वॉलंटरीली कोई काम कर रहा है या सोशल पर्पसेस के लिए कर रहा है या सोशल वेलफेयर के लिए कर रहा है, उसको हम अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक लॉ वर्कर की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगली बात ये है इसके इंग्रेडिएंट्स में कि चाहे वो शख्स वेजेस के लिए काम कर रहा है और वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नहीं काम कर रहा, लेकिन वो किसी क्लीनिंग का काम कर रहा है, मशीनों को साफ करने के लिए, मशीनों की सफाई के लिए, सुथराई के लिए, मशीनों की मेंटेनेंस के लिए, मशीनों की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज होने वाली मशीन्स पे की सफाई कर रहा है, उसकी मेंटेनेंस कर रहा है, उस पर कुछ वर्क कर रहा है। और प्रेमिसेस या ऐसे प्रेमिसेस पे काम कर रहा है यूज फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि जो प्रेमिसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए यूज हो रहे हैं। इन एनी काइंड ऑफ वर्क व्हाटसोएवर इंसिडेंटल टू, या और इसी तरह का कोई भी काम है लेकिन वो मुंसलिक है, किसके साथ मुंसलिक है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ मुंसलिक है। अगर ये शख्स इस तरह का काम करता है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ मुंसलिक है, उसे हम वर्कर कह सकते हैं, ऐसे शख्स को हम वर्कर कहेंगे। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको हम वर्कर नहीं कह सकते इन एक्सेप्शंस को। जैसे कि ये लिखा गया है आखिरी लाइन, बट डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन सोली एम्प्लॉयड इन अ क्लेरिकल कैपेसिटी। क्लेरिकल कैपेसिटी में को मैंने जो है क्रॉस कर दिया है कि जो शख्स क्लेरिकल कैपेसिटी में काम करता है इन एनी रूम और प्लेस वेयर नो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन, जहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं हो रहा, वो ऐसे क्लेरिकल कैपेसिटी में काम कर रहा हो, हम उसे वर्कर नहीं कहेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। मैनुअल काम करता है, एम्प्लॉय किया जाता है इसको डायरेक्टली या चाहे किसी एजेंसी के थ्रू, और वो शख्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज होने वाली जो मशीनरी है उनसे रेलेवेंट, उनसे इंसिडेंटल टू कोई ऐसा कनेक्टेड वर्क कर रहा है, उसको हम वर्कर कह सकते हैं। तो वर्कर की जो डेफिनेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है फैक्ट्रीज एक्ट के लिए। ना सिर्फ फैक्ट्रीज एक्ट के लिए, बल्कि जो भी लेबर लॉज हैं, जितने भी पाकिस्तान में लेबर लॉज एप्लीकेबल हैं, उन तमाम में वर्कर को
वर्कर की डेफिनेशन और वर्कमैन की डेफिनेशन और एम्प्लॉय की डेफिनेशन को समझना इंतहाई जरूरी समझा जाता है। वर्कर की डेफिनेशन के बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड देखते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो फैक्ट्री से रेलेवेंट है। फैक्ट्री को डिफाइन किया गया, फैक्ट्री क्या होती है। अगर हम फैक्ट्री के मतलब समझने की कोशिश करें तो फैक्ट्री एक प्रेमिसेस है और ये ऐसा प्रेमिसेस है जहां पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। अगर कोई ऐसा प्रेमिसेस है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है लेकिन वहां पे वर्कर्स की तादाद 10 से कम है, हम उसे कुछ भी कह सकते हैं लेकिन फैक्ट्री नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक लॉ। अब आगे हम इसको प्रोसीड करते हैं। वर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। अब ये बात भी जरूरी है कि वर्कर्स 10 या 10 से ज्यादा हों प्रेमिसेस में और वो एक साल तक वहां पे काम करते रहे हों, यानी उनकी तादाद जो है एवरेज वो वर्कर्स का तादाद 10 या 10 से ज्यादा हो। अगर उनकी तादाद 10 से कम होती है एक साल में 12 माह के अंदर अंदर, तो हम उसे फैक्ट्री नहीं कह सकते। मसलन फैक्ट्री स्टार्ट हुई, 15 लोग काम कर रहे थे, दरमियान में कुछ लोगों को फारिग कर दिया गया, 5 लोग रह गए और इस तरह एवरेज हम देखते हैं कि वो तकरीबन 8 के करीब बन जाती है कि 8 लोग जो है वो एवरेज 12 मंथ्स में काम करते रहे। जब 8 तादाद होगी तो हम ऐसी प्रेमिसेस को फैक्ट्री नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन। इसके अलावा वर्कर्स और ये जो ड्यूरेशन 12 मंथ्स का, इसके अलावा और क्या इंग्रेडिएंट है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा होगा तो तब हम इसको फैक्ट्री कहेंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं हो रहा होगा हम उसे फैक्ट्री नहीं कह सकते। अब नेक्स्ट बात है कि हम देखेंगे कि फैक्ट्री को जो है उसके मशीनरी, उसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो किस मोड के थ्रू जो है वो एग्जीक्यूट होगा, दैट इज पावर। विदाउट विद और विदाउट द एड ऑफ पावर, पावर यूज होगी उसमें या पावर के बगैर भी अगर ये प्रोसेस है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, हम उसे फैक्ट्री कह सकते हैं। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन स्टूडेंट्स आपको अपने माइंड में रखना होगा, दैट इज कि जो माइंस होती हैं, माइंस को हम फैक्ट्री नहीं कह सकते। इसकी एक रीजन है कि माइंस के लिए अलग से लॉ है, दैट इज माइंस एक्ट 1923। माइंस के लिए अलग एक कानून है, माइंस एक्ट 1923, लिहाजा माइंस उस कानून के तहत फॉल करेंगे। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं एक तस्वीर स्टूडेंट्स के, ये माइनिंग हो रही है बेसिकली ना, माइन पे वर्क हो रहा है, इसलिए हम इसे किसी भी सूरत में फैक्ट्री नहीं कह सकते। अगर इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा होगा यकीनन, नो डाउट, लेकिन इसको हम चूंकि ये माइन है इसलिए हम इसे फैक्ट्री नहीं कह सकते। अलबत्ता जो दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस पे, ये फैक्ट्री हो सकती है, फैक्ट्री की प्रेमिसेस हो सकती है, फैक्ट्री के अंदर फिनिशिंग का वर्क हो रहा है और ये फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, ये फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं। हम ये इस चीज़ को फैक्ट्री कह सकते हैं लेकिन हम माइनिंग को फैक्ट्री नहीं कह सकते किसी भी सूरत में। तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस से रेलेवेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस आपके जो है इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन हम करेंगे मशीनरी से रेलेवेंट। हमने बार बार मशीनरी को डिस्कस किया, हमने ये कहा कि मशीनरी जो है वो पावर से चलती है, हमने ये कहा कि फैक्ट्री में मशीनरी होना ज़रूरी है और हमने ये भी कहा कि वर्कर्स जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो मुख्तलिफ मशीनों पे भी वो काम करते हैं और मुख्तलिफ मशीनों पे वो काम कर सकते हैं। मशीनरी क्या है, मशीनरी की क्या डेफिनेशन है, अब हम मशीनरी की डेफिनेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मशीनरी क्या है, बेसिकली मशीनरी इंक्लूड्स ऑल प्लांट वेयर बाय पावर इज जनरेटेड। मशीनरी ऐसा प्लांट है जहां पे पावर जनरेट होती है या पावर ट्रांसफॉर्म होती है या पावर ट्रांसमिट होती है या पावर अप्लाई होती है, यानी मशीनरी चलती ही पावर से है। अगर थ्रू ह्यूमन बीइंग या थ्रू एनी एनिमल एजेंसी अगर वर्क करे कोई भी डिवाइस, हम उसे मशीनरी नहीं कह सकते। तो लिहाजा इस डेफिनेशन के मुताबिक
मशीनरी, तमाम प्लांट्स हो सकते हैं जिसमें पावर जनरेट होती है या पावर ट्रांसफॉर्म होती है या ट्रांसमिट होती है या पावर अप्लाई होती है। नहीं होती, इट मीन्स दैट कि वो मशीनरी नहीं है। हम अगली डेफिनेशन अब हम देखते हैं कि अगली डेफिनेशन किससे रेलेवेंट है। occupier occupier of a factory means the person who ultimate who who has ultimate control over the affairs of the factory, जिसके पास कंट्रोल है, अल्टीमेट कंट्रोल है और वो है फैक्ट्रीज के अफेयर से मतलब। ऐसे शख्स को हम मैनेजर कह सकते हैं और वो जो मैनेजर होगा उसको लॉ के मुताबिक हम ऑक्यूपायर कहेंगे। कंपनी को सुपरवाइज करने वाला, कंपनी को मैनेज करने वाला, कंपनी को एडमिनिस्ट्रेट करने वाला शख्स जो है वो चाहे उसका डेजिग्नेशन कुछ भी हो, अकॉर्डिंग टू लॉ दैट वुड बी एन occupier of such specific factory। जिसके पास कंपनी का चार्ज है, उसका डेजिग्नेशन कुछ भी है, उसे हम बेसिकली occupier ही कहेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन बेसिकली दो छोटी छोटी डेफिनेशन है, रिले की और शिफ्ट की, और इसके लिए सेक्शन 2 की क्लॉज है एम। क्लॉज एम ये कहती है वेयर वर्क ऑफ द सेम काइंड, ये मैंने इसको अंडरलाइन इसीलिए किया ताकि आप इस पे फोकस कर सकें। वेयर वर्क ऑफ द सेम काइंड इज कैरिड आउट बाय 2 और मोर सेट्स ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स के जो सेट्स हैं, सेट्स वो काम करते हैं, दो या दो से ज्यादा वर्कर्स के सेट जहां पे काम करते हैं, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम्स, डिफरेंट पीरियड्स ऑफ डे, दिन के मुख्तलिफ औकात में। हर जो सेट है उस हर सेट को हम कहेंगे रिले। और जिस पीरियड में, अब देखें इसको भी मैंने अंडरलाइन और बोल्ड किया, जिस पीरियड या पीरियड्स में वो लोग काम करते हैं उस पीरियड को हम कहेंगे शिफ्ट। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ सादा लफ्जों में कि अगर दो या दो से ज्यादा सेट ऑफ वर्कर्स काम करते हैं लेकिन काम एक ही किस्म का होना चाहिए, सेम काइंड का काम है, तो उसे हम कहेंगे रिले। ठीक है। अगर वो दिन के मुख्तलिफ औकात में काम करते हैं, उन औकात को, उस टाइम पीरियड को हम कहेंगे शिफ्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर मॉर्निंग में काम किया जाए, हम कह सकते हैं कि ये काम मॉर्निंग शिफ्ट में हो रहा है। अगर आफ्टरनून में काम किया जाए, हम कह सकते हैं कि ये आफ्टरनून शिफ्ट में काम हो रहा है। और अगर वर्कर्स नाइट में काम करते हैं फैक्ट्री में, हम कह सकते हैं कि वो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं। लिहाजा पीरियड जो है वो शिफ्ट कहलाएगा और जो सेम काइंड ऑफ वर्क होगा दैट वुड बी रिले। अब क्लॉज एन में बताया गया है कि प्रेस्क्राइब को डिफाइन किया गया। प्रेस्क्राइब क्या है? प्रेस्क्राइब मींस प्रेस्क्राइब बाय रूल्स मेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो इस कानून के बाद रूल्स बनाएगी वर्कर्स के लिए, उसे हम कहेंगे प्रेस्क्राइब्ड। तो वो प्रेस्क्राइब्ड रूल्स बेसिकली कहलाएंगे जब वो मुकम्मल हो जाते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे डेफिनेशन का जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया और इस चैप्टर में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे सीजनल फैक्ट्री। सेक्शन 4 है और उसकी क्लॉज 1 कि सीजनल फैक्ट्री क्या है। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, सीजनल फैक्ट्री का ताल्लुक जो है बेसिकली किसी स्पेसिफिक सीजन के साथ होता है और हमारे जो कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिसके खास सीजन होता है और उसी दौरान उन फैक्ट्रीज में वर्क होता है और जैसे वो सीजन खत्म हो जाता है वो काम भी तकरीबन जो है वो रुक जाता है। अब सीजन फैक्ट्री को डिफाइन किया गया। सीजन फैक्ट्री फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, अ फैक्ट्री which is exclusively engaged in one or more of the following manufacturing processes, namely। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। तो फैक्ट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक कंपलसरी चीज है। तो जब एक इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा फील्ड से रेलेवेंट वर्क हो रहा है किसी फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री को हम सीजनल फैक्ट्री कह सकते हैं। मसलन कॉटन जिनिंग हो सकती है, कॉटन और कॉटन जूट प्रोसेसिंग हो सकती है। जूट को बेसिकली उर्दू में कहते हैं पटसन
और पटसन जो है ये बंगाल में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पैदा होती है। और ये आप इसमें तस्वीर देख रहे हैं, ये पटसन की ही प्रोसेसिंग हो रही है, बेसिकली जूट प्रोसेसिंग हो रही है। दी डिकॉटिकेशन ऑफ ग्राउंडनट्स, ग्राउंडनट्स जो होते हैं मसल पीनट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें, इनको अगर प्रोसेस किया जाता है तो इसको हम सीजनल फैक्ट्री कह सकते हैं, क्योंकि इसका भी एक खास सीजन होता है जिस दौरान ये वर्क किया जाता है। दी मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी, इंडिगो, लैक, रबर, शुगर एंड टी, इनसे रेलेवेंट इन प्रोडक्ट्स इन क्रॉप्स रेलेवेंट जो भी फैक्टर्स हैं इनको हम सीजनल फैक्टर्स कह सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये पिक्चर आपको बेसिकली जो नज़र आ रही है ये लैक की है। ये यूज़ होती है वार्निश वगैरह के लिए, जो हम फर्नीचर वगैरह पर वार्निश करते हैं, बेसिकली वो लैक से हासिल किया जाता है। एनी ऑफ द अफोरसेड प्रोसेसेस इज अ सीजनल फैक्ट्री। हमने जो प्रोसेस डिस्कस किए हैं, हमने ऊपर जो क्रॉप से रेलेवेंट वर्क डिस्कस किया है, इस तरह का, इस नोयत का कोई भी जो वर्क किसी फैक्ट्री में किया जा रहा है, ऐसी फैक्ट्री को हम सीजनल फैक्ट्री कहेंगे। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल सूरत हाल बताई गई है नीचे, वो ये, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये इख्तियार रखती है कि वो ऐसा कर सकती है, लेकिन वो करेगी थ्रू अ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जो होगा कहाँ पब्लिश होगा? इन द ऑफिशियल गेजेट, वो एक ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश होगा। उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है किसी भी ऐसी फैक्ट्री को जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है आमतौर पे कि, और वहां पे 180 वर्किंग डेज एक साल में वर्क होता है, कि वो एक सीजनल फैक्ट्री नहीं है इस लॉ के तहत। यानी अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो डिक्लेयर कर सकती है कि कौन सी फैक्ट्री जो है वो सीजनल फैक्ट्री नहीं हो सकती। यहाँ पे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है चीज़ याद रखने वाली वो ये है कि 180 वर्किंग डेज से ज़्यादा टाइम के लिए भी अगर काम हो रहा हो किसी फैक्ट्री में, फिर भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है कि ये एक सीजनल फैक्ट्री नहीं है। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास अख्तियार है कि किसी फैक्ट्री को सीजन फैक्ट्री डिक्लेयर ना करे। 180 डेज का जो लॉजिक है यहाँ पे मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। एक साल में 365 डेज होते हैं, अगर हम इसको हाफ करते हैं वो तकरीबन 182 या 183 बनते हैं। तो इसका ये जो डिराइव किया गया है कॉन्सेप्ट 180 डेज का, ये बेसिकली वहाँ से डिराइव किया गया है कि अगर एक साल में 6 माह किसी फैक्ट्री में तकरीबन काम होता है तो उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट सीजन फैक्ट्री करार दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। लेकिन अगर हम जनरली डिस्कस करें इसके प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो ये स्पेशली या स्पेसिफिक पावर्स हैं, उनसे हटके अगर हम डिस्कस करें तो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा होगा, कॉटन जिनिंग से रेलेवेंट, कॉटन जूट प्रोसेसिंग से रेलेवेंट, ग्राउंडनट्स, या मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी कॉफ़ी की, लैक की, रबर की, शुगर की या टी की, तो ऐसे फैक्ट्री को हम नॉर्मली सीजनल फैक्ट्री कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर नंबर 15 की पहली जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 1 आपका जो है ये कंप्लीट हो गया है। हम लेक्चर नंबर 15 की जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 फैक्टर्स एक्ट 1934 का। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हम दोबारा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।